हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक की लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। चाहे आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो फ्रेंड्स, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या कोई एग्जाम नहीं भी है आपका, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक है संसाधन एवं विकास, जो हर एक इंसान यूज करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो संसाधनों का उपयोग ना करता। तो डियर फ्रेंड्स, आखिर ये संसाधन होते क्या हैं, हम इनको इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो संसाधन डियर फ्रेंड्स, हमारे आसपास इन्वायरमेंटल में वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमें प्यास लग रही है। अब प्यास लग रही है तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, प्यास कैसे खत्म होगी? तो जल के द्वारा। तो जल में क्या क्षमता है आसपास है कि वो हमारी प्यास को खत्म कर सकता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, जल संसाधन। इसी प्रकार अब डियर फ्रेंड्स, संसाधन जो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, भगवान के द्वारा। और कुछ होते हैं मानव निर्मित, जो प्रकृति के द्वारा हमें चीज़ें प्राप्त हैं, उनसे हम अपने अनुसार सुटेबल संसाधन को यूज करने लायक बनाते हैं, उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से। उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे हमने डियर फ्रेंड्स में लोहा, तो क्या था, लोहा हमें धातु है जो वो गॉड गिफ्टेड थी, हमें प्राकृतिक संसाधन से मिला था। उसको हमने कार बना लिया जिससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें, तो वो क्या हुआ, मानव निर्मित संसाधन हुआ, है ना। तो यही होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, संसाधनों के विकास की क्यों आवश्यकता पड़ी आखिर हमें, इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड तो हैं, तो डियर फ्रेंड्स उनका यूज करते जाओ नॉट इफेक्ट, हमें मिलते जाते हैं, और उनको हम नवनीकृत संसाधन कहते हैं। जैसे वन, पेड़ पौधे क्या है, हम यूज करते जाते हैं और हमें बीज मिलता है, हम फिर से वो लेते हैं और फिर से नया बन जाता है सब चीज़ें। तो डियर फ्रेंड्स वो नवनीकृत हैं। और कुछ संसाधन ऐसे उनके हमें प्रॉब्लम नहीं है ना, कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि एक बार यूज किया और काम खत्म, अब डियर फ्रेंड्स दोबारा उनको यूज नहीं कर पाते हैं, उनको अनवनीकृत संसाधन कहते हैं, है ना। तो उनका विकास, हमें ऐसी चीज़ों को विकास करना जरूरी है, और विकास के साथ साथ उनको सोच समझ के नियोजन के साथ योजना बना करके डियर फ्रेंड्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम विकास के चलते बहुत सारी चीज़ों को, गॉड गिफ्टेड चीज़ों को हानि पहुंचाते जाते हैं। जैसे उद्योग धंधे चलाना, उद्योगों के साथ साथ हम क्या करते जाते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी वनों की कटाई कर रहे हैं, रेल चला रहे हैं विकास के कारण, है ना, जिससे हम आसानी से उद्योग धंधे सब कुछ चला पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या होता है, बहुत सारे हम वन को काट देते हैं, हानि पहुँचा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। तो डियर फ्रेंड्स इसका क्या कारण था, पेड़ पौधों का कटना, ऑक्सीजन की कमी होना, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं। और डियर फ्रेंड, जब हम आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम पैसे जोड़ते जाते हैं और अपनी कमाई करते जाते हैं और पेड़ को काटते जाते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा डियर फ्रेंड्स, क्या वो हम जिसके लिए ये पैसा जोड़ रहे हैं, उद्योग धंधे चला रहे हैं, कि वो ही पीढ़ी जब नहीं रहेगी डियर फ्रेंड्स, वो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वो जीवित रह पाएगी क्या? तो हम इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं कि हो सकता है वो पीढ़ी ही नहीं रहेगी, तो पैसा का क्या करोगे? तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए हमें सोच समझ के उनका विकास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पेड़ काटा है तो उसके अनुसार हमको लगाना भी होगा, है ना। चलिए इन सब के बारे में और डिटेल से अच्छे से बात करते हैं कि हम कैसे यूज कर पाएँ, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा हुआ है संसाधन के बारे में, पर्यावरण में उपस्थित वह सभी प्रति एक चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमें घर बनाना है डियर फ्रेंड्स, तो हमारे लिए कौन कौन से संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की भी पड़ेगी, सीमेंट की भी पड़ेगी, रेत की भी पड़ेगी। ये सब क्या हुआ, रिसोर्सेस हुए ना, है ना, इसलिए ये होते हैं। तो वह सभी चीज़ें, पर्यावरण में उपस्थित वह प्रत्येक चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, याद हो गया, पर्यावरण में उपस्थित वह सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए,
मानव भी एक क्या है, संसाधन है, क्योंकि मानव सभी संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं का संसाधन में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मानव भी क्या है, एक संसाधन है। वो कैसे? जैसे डियर फ्रेंड्स आप सोचिए, क्या होता है, जो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे हैं और हम भी हैं, है ना। तो हम पेड़ पौधों से क्या लेते हैं डियर फ्रेंड्स? ऑक्सीजन लेते हैं, और हमसे पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो हम उनका संसाधन हुए और वो हमारा संसाधन हुए। और साथ में डियर फ्रेंड्स, मानव क्या करता है, बहुत सारी वस्तुएं जो संसाधन हैं, प्राकृतिक रूप में उपस्थित हैं, उनको अपने काम के उपयोग में परिवर्तित कर लेता है और उनका प्रयोग करता है ना। तो ये भी एक संसाधन हुआ। देखिए, अब देखते हैं हम संसाधन के बारे में। आखिर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे संसाधन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं प्राकृतिक और कुछ होते हैं मानव निर्मित। ये हमने पहले ही बताया था, है ना। अब प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? कुछ होते हैं नवीनीकृत योग्य संसाधन और कुछ होते हैं अनवीनीकृत योग्य संसाधन। जैसे नवीनीकृत संसाधन क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमने पहले ही बताया था कि उसका हम यूज करते जाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर से मिल जाएंगे, हम फिर से बना लेंगे, है ना, नवीनीकृत संसाधन। और अनवीनीकृत वो होते हैं जो एक बार यूज किया, काम खत्म हो जाता है, उनका चक्र नहीं चलता है। जैसे नवीनीकृत में आपने नवीनीकृत की बात करें यदि हम, तो देखिए, जैसे पवन को हम क्या, खत्म होती है हवा? नहीं होती है, सतत प्रवाह उनका बना रहता है ना। हाँ, और कुछ होते हैं जैव नवीनीकृत में। जैव संसाधन में हमने देखा नवीनीकृत में, जैसे पेड़ पौधे क्या है, जैव हैं, जीवन रहता है उनमें। जीवन के साथ साथ क्या है, पवन में तो जीवन नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में जैव है, उनका हम एक बार यूज करने के बाद पुनः उसको लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, उनमें जीवन रहता है ना। और जैसे वन्य जीव हैं, क्या रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कुछ खत्म ही हो जाते हैं बहुत से जानवर, तो उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, रिसाइकिल चलता रहता है ना। तो उनको जैव संसाधन कहते हैं। नवीनीकृत में कुछ होते हैं जैव, कुछ होते हैं अजैव। अजैव मतलब जो सतत प्रवाह, जैसे कि आपने वायु देखा, जल देखा। और जैव क्या होते हैं? जैव में आपने देखा जैसे वनस्पति और वन्य जीव, ये क्या है, नवीनीकृत हैं। एक बार खत्म वो होने पर दूसरी बार भी उनको रिप्रोडक्शन के द्वारा यूज किया जा सकता है, नवीनीकृत। और अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन में अनवीनीकृत संसाधन। देखिए, अनवीनीकृत क्या होते हैं? अनवीनीकृत मतलब पुनः उनको नहीं बनाया जा सकता, एक बार यूज कर लिया और स्टॉप, काम खत्म, है ना। अनवीनीकृत होते हैं। जैसे पुनः चक्रीय, जैसे अनवीनीकृत में चक्रण चलता रहता है। धातु, एक बार हमने कुछ जैसे बहुत सी चीज़ें बनाई, उसके बाद स्टील की चीज़ बनाई, स्टील से फिर बाद में वो स्टील खराब हो गया, तो बहुत से आते हैं ना, कबाड़ वाले ले जाते हैं और पुनः उससे नई चीज़ बना के ले आते हैं, है ना, नवीनीकृत। लेकिन वो धातु दोबारा फिर से वो धातु नहीं बन सकती, है ना, एक बार नष्ट हुई तो ये ध्यान रखना। जैसे घुर जाती है तो फिर से कहाँ मिलेगी? क्या उसका रिप्रोडक्शन होता है? क्या उसमें बीज निकल के आता है क्या कि हम फिर से उगा सकते हैं? नहीं, है ना। तो अनवीनीकृत वो होते हैं, लेकिन उसका चक्रण बस हो सकता है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं अनवीनीकृत में जो अचक्रीय होते हैं। जैसे डियर फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन, एक बार यूज कर लिया तो वो फिर से उसका राख बन जाता है, फिर उसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कोयला देखा, एक जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे साल भूकंप आया हो या कुछ भी, जब पृथ्वी में वो दब जाती है, लकड़ी वनस्पति बहुत सारी चीज़ें, तो उससे क्या बन जाता है? जीवाश्म ईंधन बन जाता है। मतलब जिसका जीवन था, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों के साथ साथ हमने देखा कि क्या था, पेड़ पौधों के साथ साथ बहुत सारे जीव दब जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं जीवाश्म ईंधन बनने में, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, और उसका चक्रण नहीं होता है, एक बार यूज कर लिया तो काम खत्म हो जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन और तेल हुआ, प्राकृतिक गैसें हुई, तो एक बार यूज कर लिया, काम खत्म। और चक्रीय धातु क्या होती हैं? एक बार यूज कर लिया, हमने कुछ स्टील के कुछ बर्तन बनाए, पता चला वो खराब हो गए हैं, तो हमने पुनः उसको कबाड़ वालों को भेज करके पुनः उसके बर्तन नए रूप में उतने अच्छे बन जाते हैं, है ना। तो यह होता है चक्रीय धातु। आई होप डियर फ्रेंड्स, आपको इस संसाधन के प्राकृतिक संसाधन याद हो गया होगा। क्या क्या देखा हमने प्राकृतिक संसाधन में? कुछ नवीनीकृत देखे, कुछ अनवीनीकृत देखे। नवीनीकृत में क्या देखा? कुछ हमने अजैव देखे, कुछ जैव देखे। अजैव में सतत प्रवाह, जैसे पवन है, जल है, जो उनका प्रवाह होता रहता है, बहती रहती है।
और जैव में हमने क्या देखा, जैसे वनस्पति और वन्यजीव क्या है, नवनीकृत है, एक बार यूज कर लेने पर इसका रिप्रोडक्शन होता है, पुनः हम जन्म ले लेते हैं, बच्चे बन जाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, एक बार पेड़ हुआ, उससे बीज निकला, वो पेड़ तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे बहुत सारे पेड़ हम उगा सकते हैं वैसे, है ना। तो ये नवनीकृत है, पुनः बनाया जा सकता है इनको। आई होप आपको नवनीकृत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनवनीकृत। अनवनीकृत में हमने क्या देखा, कुछ देखा चक्रीय, पहला देखा चक्रीय और दूसरा देखा अचक्रीय। चक्रीय में हमने क्या देखा, धातु वगैरह, उनका चक्रण चलता रहता है। अचक्रीय में क्या देखा, जैसे कि आपने जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, एक बार यूज कर लेने पर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है और ना ही वो फिर से बनाया जा सकता। अनवनीकृत तो है ही, ठीक है ना। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव जैसे कि संरचना और संस्थाएं क्या हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारा डियर फ्रेंड्स हमारी ज़रूरतों को पूरे करती हैं, है ना। तो वो क्या है, और कुछ मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर हैं, है ना। तो ये क्या है, मानवीय संसाधन है, हमने उनको यूज करने के लायक बना लिया है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे निश्चित मात्रा में हमने बहुत सारी चीज़ें, चाय बना ली हमने, चाय हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, हमें नींद आ रही है, हमने चाय पी ली, एक कप काम खत्म। अब वो संसाधन तो हुआ ना, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति की है उसने। तो डियर फ्रेंड्स ये मानव के द्वारा बनाई हुई थी, इंग्रेडिएंट्स मिलाया, बहुत सारी एक निश्चित क्वांटिटी मिलाई, मात्रा मिलाई गुणवत्ता के आधार पर, और हमने बनाया, तो हमारा संसाधन बन गया, मानव के द्वारा निर्मित हुआ, है ना। प्राकृतिक चीज़ों से मानव एक निश्चित मात्रा गुणवत्ता के आधार पर नई चीज़ बनाता है, उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। आई होप अपने अनुसार या मेरे अनुसार भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। बाकी हिंट तो हमने दे ही दिया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं संसाधनों के प्रकार। और संसाधनों को प्रकार के आधार पर हमने 4 प्रकार से बांटा है डियर फ्रेंड्स, उसके भी प्रकार हम देख लेंगे। तो देखिए संसाधनों के प्रकार, पहला देखें हम उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब उनके उत्पत्ति के आधार पर जीवन देते हैं, है ना, कुछ नहीं देते हैं। तो कुछ होते हैं डियर फ्रेंड्स जैव संसाधन और कुछ होते हैं अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कैसे, जैसे हम जैव संसाधन में कुछ वन्य जीव देखते हैं। कोई भी जीव जन्म लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जीव जन्म लिया, वो तो ख़त्म हो गया, बच्चा पैदा करके चला जाता है, फिर वो बच्चा ने जन्म दिया दूसरे जीव को, अपने बच्चे को, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, उनका जीवन रहता है। तो जैव संसाधन हुआ। और दूसरे संसाधन होते हैं जैव में वनस्पति संसाधन। इनमें जीवन होता है, उत्पत्ति होती है। जैसे हम देखें डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको यार, जैव संसाधन में हम देखते हैं वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जीवन होता है। तो वो उत्पत्ति होती है उनकी, फिर वो पेड़ पौध तो खत्म हो जाता है लेकिन बीज छोड़ जाता है। तो वनस्पति भी क्या हुआ, एक जैव संसाधन हुआ। तो कौन कौन से देखे हमने, एक वन्य जीव और जीव जंतु और दूसरा वनस्पति, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स ये हुआ जैव संसाधन। अब देखते हैं अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। तो डियर फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन, जैसे कि आपने देखा पवन क्या है, पवन ऊर्जा जो है डियर फ्रेंड्स क्या है, जिसे हम वायु लेते हैं। तो ये अजैव संसाधन है, इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन उत्पत्ति होती रहती है ना। और क्या है, जैसे कि जल, ये क्या है, अजैव संसाधन। आई होप डियर फ्रेंड्स ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, जैव और अजैव संसाधन, ठीक है ना। जैव संसाधन में क्या देखा, वनस्पति देखी हमने, और क्या देखा, जीव जंतु देखा। अजैव संसाधन में जल देखा, पवन ऊर्जा देखी, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए आप देखते हैं हम विकास के स्तर के आधार पर। दूसरा है विकास स्तर के आधार पर। तो इसको भी हम कुछ संसाधन, मतलब जिससे हमारा विकास होता है, आर्थिक लाभ होता है, इसलिए हम उनको रख लेते हैं। तो विकास के आधार पर इनको भी हम 3-4 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कुछ संसाधन है विकास के आधार पर संभावी, फ्यूचर में, आगामी, है ना, लग रहा है कि उनका विकास होगा और फिर बाद में वो हमारे काम आएंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी पवन ऊर्जा अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज बढ़ रहा है और यह इससे हानि भी नहीं हो रही है, कोई ना प्रदूषण फैलता है ना कुछ, और ढेर सारी है पवन ऊर्जा। तो ये इसकी संभावना है जिसकी। दूसरा आप देख सकते हैं भूमिगत ऊर्जा।
भूमि से हम देखते हैं जितने नीचे जाते हैं उतनी गर्माहट बढ़ती जाती है। क्या होता है, कभी कभी आपने सुना है लावा निकलता है, ज्वालामुखी फट जाता है कहीं कहीं, तो नीचे क्या है, लावा है जिस पर हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, तैर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, वो उस ऊर्जा का भी हम यूज कर सकते हैं। नीचे हम खोदते हैं तो गहराई पे जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है, वो भी ऊर्जा है कि नहीं है उसमें, तो उसको हम ऊपर ला करके विकास में यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोयला जलाते हैं, वो जलाने की क्या ज़रूरत है, गर्माहट के लिए और उसके लिए जलाते हैं ना, बहुत सारी मशीनें चल जाएं तो हम उसी भूमिगत ऊर्जा का भी उपयोग की संभावना है। अब विकसित और भंडार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन विकसित हैं, भंडार हैं और संचित कोष में जमा करके रखते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में यूज कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कोयला है ना, जिसको हमें संचित करके रखना होगा क्योंकि कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, ख़त्म हो ही कगार में है क्योंकि इतना ज़्यादा यूज किया जा रहा है और फिर से तो बन नहीं रहे हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं हमको बनने में, तो संचित करके अपन रख सकते हैं। प्राकृतिक गैसें वगैरह, तो ये हुई हमारी। देखिए फ्रेंड्स, समाप्यता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है संसाधनों को। कुछ संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन ना समाप्त वाले होते हैं, है ना, प्राकृतिक होते हैं। देखते हैं हम समाप्यता के आधार पर, देखिए कुछ नवीनीकृत होते हैं, मतलब एक बार हमने यूज कर लिया और पुनः उसका यूज कर सकते हैं, हमें वो समाप्त होते ही नहीं है ना। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, वायु वो समाप्त नहीं होती, जल फिर से बन जाता है ना, तो ये क्या है, नवीनीकृत संसाधन है। जैसे कि पेड़ पौधे एक बार हमने यूज किया और फिर से क्या हुआ, उसके बीज मिल गए और फिर से नया पौधा हो गया। इसी प्रकार जिसका प्रोडक्शन होता है ना, तो वो नवीनीकृत होते हैं, फिर से नया बन जाता है। जिसमें अनवीनीकृत, जो अनवीनीकृत जस्ट उल्टा, मतलब एक बार यूज कर लिया फिर काम खत्म, एंड कहानी खत्म, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने जीवाश्म ईंधन देखा, जीवाश्म ईंधन में आपने कोयला देखा, कोयला को एक बार यूज कर लिया डियर फ्रेंड्स तो वो राख बन जाता है, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये होता है क्या, अनवीनीकृत संसाधन। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, एक बार यूज कर लेने पर पुनः हम उनको नहीं उगा सकते हैं, उनको फिर से वो पैदा नहीं कर सकते हैं नई धातु, तो वो होती है डियर फ्रेंड्स अनवीनीकृत संसाधन। क्लियर। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार से बांटा हमने, नवीनीकृत और अनवीनीकृत। इसी प्रकार हमने डियर फ्रेंड्स विकास के आधार पर हमने बांटा था संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष संसाधन। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा है जैव संसाधन, जिनमें जीवन होता है, कुछ अजैव होते हैं, है ना। उत्पत्ति होती है किसी किसी की नहीं होती है। जैसे कि हमने जैव संसाधन में देखा वनस्पति और वन्य जीव, अजैव संसाधन में देखा हमने जल है, पवन है, ये क्या है, अजैव है। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं किसी में संसाधनों में एकाधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और कोई संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी का पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो मतलब सभी लोग उसका समानता से यूज कर पाते हैं, वो सामुदायिक संसाधन होते हैं। कुछ होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, मतलब कि हम देखते हैं नेशनल प्रॉपर्टी होती है, और कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब दूसरे देशों के संसाधन होते हैं, है ना। तो स्वामित्व के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से, तो आप देखिए जल्दी से। व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें निजी संसाधन आ जाते हैं, जैसे खुद की प्रॉपर्टी है हमारी, हमने खुद की एक फैक्ट्री खोली, वो हम बस यूज कर सकते हैं, है ना। जो हमारे घर में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम स्वयं यूज कर सकते हैं, उसमें पब्लिक का कोई हाथ नहीं है कि हम चाहें तो हम उसको दे सकते हैं और नहीं चाह रहे हैं तो नहीं देंगे। ये होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। और कुछ होते हैं सामुदायिक संसाधन, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि हम देखते हैं मंदिर है, मस्जिद है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं, सामुदायिक है ना। जैसे अनाथ आश्रम है, सब में मतभेद नहीं किया जा सकता, नहीं इस कास्ट के आएंगे कि इस कास्ट के आएंगे, सभी लोग आ सकते हैं, है ना। वो होते हैं सामुदायिक संसाधन, कुछ व्यक्तिगत कुछ सामुदायिक। और कुछ होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, मतलब नेशनल प्रॉपर्टी है। जैसे हम देखते हैं नेशनल प्रॉपर्टी में उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, हस्तक्षेप होता है। जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, उसमें निजी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और साथ में कौन, जो राजनेता वगैरह हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेल वगैरह है, अब तो निजीकरण कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रेल का निजीकरण कर दिया है
व्यक्तिगत कर दिया है। लेकिन पहले क्या था, अभी भी बहुत से हैं रेल जो पब्लिक जिसका नियंत्रण कौन करता है, सीधे सरकार करती है, उनको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हमारे देश के नहीं होते हैं, दूसरे देश के संसाधन होते हैं, लेकिन हम उनको यूज करते हैं, जैसे WHO है ना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है ना, तो वर्ल्ड W से वर्ल्ड, और हाँ W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W से वर्ल्ड और H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन WHO स्वास्थ्य संगठन। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों का हस्तक्षेप होता है और वो सभी देशों के लिए बनाई जाती है। बहुत सारे जो कमेटी होती है उसको मिला कर के कि किस देश में कौन सी संस्था मतलब क्या पहुंचाना है, क्या किसके लिए ज़रूरत है ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा संसाधनों के प्रकार हमने कौन कौन से देखे। पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, उनको दो भागों में बांटा, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। विकास के आधार पर चार देखे हमने, संभावी जो आने वाले भविष्य में हो सकता है उनका यूज होने लगे, जरूरी है। विकसित संसाधन जो अभी हम देखते हैं रेगुलर चल रहे हैं अभी संसाधन, जैसे सौर, जैसे हम देखते हैं विद्युत बनाई जाती है जल के द्वारा जो होती है ना, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा है ना, ये क्या है, विकसित संसाधन है। कुछ भंडार करके अपन रख लेते हैं संचित निधि कोष में, जैसे कि भंडारण के द्वारा संसाधन होते हैं, जैसे हमने कोयला जमा करके रख लिया, संचित कोष में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी गैस वगैरह रख लेते हैं। कुछ और समाप्यता के आधार पर फिर हमने देखा कुछ संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कुछ कभी समाप्त नहीं होते हैं, फिर से बन जाते हैं, तो उसको नवनीकृत कहते हैं। जैसे कि नवनीकृत में नवनीकृत में आ जाएगा पेड़ पौधे हैं, जल है ना, विद्युत है, जल है, और अनवनीकृत में जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, धातु है, या नवनीकृत में आ जाएंगे जो एक बार यूज होने पर दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, फिर से नहीं मिलते हमें। स्वामित्व के आधार पर हमने चार देखे, व्यक्तिगत देखा जिसका निजी अधिकार होता है उस पर प्रॉपर्टी पर, कुछ सामुदायिक होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सभी का अधिकार होता है, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, नेशनल प्रॉपर्टी देखी हमने, संसाधन देखे, रिसोर्सेस, अंतर्राष्ट्रीय देखे, तो चार प्रकार के देखे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये संसाधन के प्रकार क्लियर हो गए होंगे। यदि क्वेश्चन बन जाता है तो आप अपने अनुसार इतने से डियर फ्रेंड्स इतना सा बॉक्स बनाया हमने, इस बस को याद रख पाते हैं तो डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा आंसर अपने मन से जो हमने बताया है वो उसको अनुसार डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया संसाधनों का प्रकार और संसाधनों का वर्गीकरण? आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ कमेंट बॉक्स बना है। चलिए देखते हैं संसाधनों के आर्थिक उपयोग के कारण हुई पैदा समस्या। डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं संसाधनों का हम यूज करते जाते हैं, कैसे करते जाते हैं, आर्थिक लाभ के लिए, हम अपने पैसों से संबंधित लाभ के लिए बहुत सारे वन कटवा देते हैं, उद्योग धंधे चलवाते हैं जिससे कि ऊर्जा निकले। तो हम पहले यही होता था ना, कोई भी फैक्ट्री चालू करना है तो बहुत सारे लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, वन कटवा दिया जाते थे। जैसे अभी भी रेल चल रही है, रेल के द्वारा क्योंकि हम सामान को आसानी से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, उससे हमें आर्थिक लाभ होता है पैसे से संबंधित। तो डियर फ्रेंड्स उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देते हैं। जैसे हमने पेड़ काट दिए, यहाँ से रेल निकलनी है, अब यहाँ पे रेल निकलनी है, बहुत सारे पेड़ काटे, अब वहाँ से जीवों का आवास भी खत्म हो गया, बहुत सारे जीव भी खत्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो डियर फ्रेंड्स तो क्या होगा, इससे बहुत सारी समस्याएं, अब हमने यही कारण तो अभी देखा था ना, कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। जितने हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा लगाओ ना, मानते हैं आप, तब आप विकास करो। पैसे से संबंधित आपने जोड़ के रख लिया, पैसों के लिए हमने ये सब कर लिया, अब आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा तो जोड़ लिया, क्या डियर फ्रेंड्स अब उनका जीवन नहीं बचा पाएंगे तो क्या मतलब का पैसा, क्योंकि हमने जिसके बिना वो जीवित रहे, पैसों के बिना तो जीवित रहा जा सकता है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। जैसे पेड़ पौधे खत्म हो गए तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के जीवन बचा पाएंगे, उनके लिए जो पैसा जोड़ के रख रहे हैं, क्या करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इनका उपयोग से कौन कौन सी समस्या आई, कैसे उनका निराकरण कर सकते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए संसाधनों का अधिक प्रयोग से आई समस्याएं। एक तो पहले समस्या तो यही हो गई कि संसाधनों की कमी हो गई। अब डियर फ्रेंड जब यूज करेंगे तो कमी तो होगी कि नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं धातुओं और जीवाश्म ईंधन का उपयोग उद्योगों में होता है, जिसकी कमी के कारण पदार्थों की कीमतें हम देखते हैं आसमान को छू रही हैं। क्यों छू रही हैं, कोई
कोई भी क्योंकि हम उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनका उपयोग होता है धातु का, तो हम देखते हैं कि गरीब के पास तो इससे एक समस्या तो ये भी हो जाती है, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। कैसे? ज़्यादातर अमीर लोग उद्योग धंधे चला रहे हैं और धातुओं का उपयोग कर रहे हैं, और गरीबों के लिए तो डियर फ्रेंड्स डेली यूज को घर चलाने के लिए नहीं मिल पाते हैं, वरना घर भी बनाना है तो उन्हें लोहा नहीं मिल पाता है, इतना महंगा मिल रहा है, इतनी कीमतें आसान को छू रही हैं, है ना। तो गांधी जी ने आपको ने स्पष्ट कहा था ना, क्या कहा था कि प्रकृति ने हमें वो सब चीज़ें तो दी हैं जिससे हम अपना पेट भर सकें, लेकिन पेट ही भरने को नहीं दिया कि आप ला के जोड़ते जाओ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, और यहाँ पे अभी लोग मर रहे हैं, अभी उनको खाने को नहीं है, तो पेटा भरने को नहीं दिया है। वही देखिए, प्राकृतिक संकट भी से उत्पन्न हो जाता है। हम ज़्यादा चीज़ों को दुरुपयोग करते हैं, ज़्यादा चीज़ें को उपयोग करते हैं, हम अधिक लाभ बस देखते जाते हैं एक चीज़, तो उससे संकट तो उत्पन्न होना ही है। जैसे हम देखते हैं इससे प्रदूषण बढ़ता जाता है, हम बहुत सारी संकट उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे उद्योग धंधे चला रहे हैं तो उससे देखिए जल प्रदूषण भी होता है, कारखानों का सीधे नदियों में बहा दिया जाता है पानी, वायु धुआं निकलता है उद्योगों से, पैसों के लिए चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, उसके चक्कर में हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो उद्योगों से धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्राकृतिक संकट उत्पन्न होता है प्रदूषण के कारण। इसके बाद हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जहाँ भी चीज़ों को वो विषैली चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, मतलब कि खराब चीज़ें उद्योग धंधों से निकले कचरा, तो डियर फ्रेंड्स वहाँ की भूमि का भी प्रदूषण हो जाता है, वहाँ पे अनाज उगा पाना मुश्किल होता है ना। और ओजोन परत का क्षय भी हो रहा है, जैसे हम देखते हैं जो हमारी सुरक्षा कवच है, जहाँ से हम देखते हैं आजकल कैंसर की बीमारी कैसे नॉर्मल हो गई है, बढ़ती जा रही है, कारण क्या है? हम देखते हैं हमारे ओजोन परत में क्या हो रहा है, जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है। कैसे? अब जो ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, है ना, तो उनको परत के रूप में यहाँ पे है, अब इसमें छेद हो जाएगा तो सीधे हानिकारक किरणें सीधे कहाँ पे आ जाएंगी, डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, वो पड़ रही हैं, और जिस भी मतलब कि हमारी बॉडी में पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है ना। तो भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है, ये सभी संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से कुछ लोगों में संसाधन कम पड़ रहे हैं और कुछ लोगों को भरपूर यूज किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो संसाधन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप इस 4 प्रकार से यदि आप इतना याद रख पाते हैं तो अपने मन से बहुत सारा, हमने कितना बोल दिया है, आप भी अपने मन से बहुत सारा लिख सकते हैं और बहुत बड़ा आंसर भी तैयार कर सकते हैं, है ना। तो पहले संसाधनों के अधिक उपयोग से संसाधनों में पहले नंबर कमी आ जाएगी, कमी आती है जीवाश्म ईंधन या धातुओं का उद्योग में अत्यधिक उपयोग करने से, इससे क्या होता है, इसकी कमी पड़ जाती है और कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। इसके बाद प्राकृतिक संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि ओजोन परत में क्षय होना, प्रदूषण होना, निम्नीकरण होना भूमि का, ये सभी हो जाता है। और कुछ लोगों की असमानता बढ़ती जा रही है, कुछ लोग संसाधन को अत्यधिक उपयोग करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये समझ में आ गया संसाधनों का अधिक प्रयोग से आई समस्याएं? देखिए, संसाधनों का अधिक प्रयोग से आई समस्याओं के उपाय हम देखते हैं। हमने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर लिया, अंधाधुंध उपयोग किया, वनों के अंधाधुंध कटाई की, बहुत ज़्यादा उपयोग किया और हम बन गए बड़े आदमी, ठीक है ना, अमीर इंसान बन गए। अब डियर फ्रेंड्स, उससे जो समस्याएं आई हैं वो भुगतना तो सबको पड़ेगा ना, जो हमने नुकसान किया है प्रकृति का उसको भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, क्या इसके कोई उपाय हैं? तो चलिए इन उपाय के बारे में जिक्र करते हैं कि हम कैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो आपने सुना होगा एजेंडा 21। ये क्या है एजेंडा 21? तो डियर फ्रेंड्स, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों ने एक सम्मेलन किया, पर्यावरण सम्मेलन जिसको बोलते हैं। उसमें 21 सूत्रीय मांगों को रखा गया कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 21 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। और ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? ब्राज़ील शहर की रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? 1992 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इन 21 एजेंडा 21 में आखिर लिखा क्या था घोषणा पत्र में? सतत और पोषणीय विकास करना। अब विकास तो करिए, क्योंकि हम देखते हैं इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा विकास करिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, वो हमेशा के लिए हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप डियर फ्रेंड्स, ऊर्जा तो सबको चाहिए है, तभी विकास होगा। तो आप यदि हम
उसके द्वारा ऊर्जा बनाते हैं, किसकी, जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन के द्वारा ऊर्जा बनाते हैं, बिजली बनाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ताप विद्युत की जगह आप जल विद्युत भी बना सकते हैं। जैसे हमने जल के द्वारा भी विद्युत बन सकते हैं, ताप के द्वारा बनेगी तो उससे प्रदूषण तो फैलेगा ही, धुआं निकलेगा, है ना, कोयला जलेगा, जीवाश्म ईंधन जलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी जगह पे एक ऑप्शन है, आप जल विद्युत बना सकते हैं। इससे सतत और पोषणीय विकास होगा। जल विद्युत कैसे बनाई जाती है, देखिए डैम होता है, मतलब कि पानी भर दिया जाता है नदियों का इकट्ठा डैम में, और फिर जब वहाँ पे इकट्ठा खोला जाता है एक जगह से, तो इसमें वेग के साथ बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, और यहाँ पे एक टर्बाइन लगा दिया जाता है, और इस टर्बाइन के घूमने के कारण यहाँ से जल विद्युत उत्पन्न हो जाती है ना। वही ऊर्जा जब एकदम से निकलेगी जल के रूप में डियर फ्रेंड्स, तो वो तब्दील हो जाती है विद्युत में, तो जल विद्युत बन जाती है। तो ऐसे इससे क्या, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, और यह जब विद्युत बन जाती है और पानी नीचे चला जाता है, तो पानी को भी यूज कर लिया जाता है, कहीं नहीं जाता है पानी, और यहाँ पे सिर्फ टर्बाइन घुमाने के कारण विद्युत बनती है। तो ऐसा विकास करना हमें कि जो सतत हो, पोषणीय हो। पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अपन, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी विकास जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। और क्या उद्देश्य था इस एजेंडा 20 में, यह एक कार्यसूची तैयार की गई जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना गरीबी और रोगों से निपटारा पाना। तो डियर फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में जो एजेंडा 21 तैयार किया गया था, वो कार्यसूची में क्या लिखा गया था, उसका उद्देश्य था कि पारस्परिक सभी के समानता, समान हितों को ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि किसी देश ने, हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों ने क्या कर लिया था, हथियार वगैरह सब कुछ बना लिए, उनका विकास ज़्यादा हो गया, कुछ देश तो पीछे रह गए, और हम कह रहे हैं अब तुम ना करो, हमने तो कर लिया अब तुम ना करो, तो ये गलत है। तो इस कुछ रियायत दिए गई उसके लिए, और उन देशों के लिए नहीं, छूट नहीं दी गई कि हाँ थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं यूज। तो समान हितों को बढ़ावा दिया गया इसमें। पारस्परिक आवश्यकताओं की सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण की हानि पहुंचाए बिना, अब दूसरे देश में गरीबी भी है, रोग भी हैं, तो डियर फ्रेंड्स उनका विकास भी करना, दवाइयों को बनवाना है। तो सभी देशों का सम्मिलित इसमें क्या विकास की बात की गई, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान में रखते हुए सभी देशों को और एजेंडा 21 तैयार किया गया। सभी स्थानीय निकायों में अपना एजेंडा 21 तैयार किया, मतलब सभी स्थानीय निकाय, सभी देशों ने अपना अपना बनाया कि नहीं हम किस प्रकार विकास करेंगे जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सभी देशों ने क्यों किया, क्योंकि हम देखते हैं हमारा बगल वाला यदि क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो क्या हम बच जाएंगे। इन्वायरमेंटल तो एक है, पृथ्वी तो एक है, इसीलिए सभी राष्ट्रों ने मिलकर के यह सम्मेलन किया था, है ना, और सबके ध्यान में रखते हुए। इसके बाद देखिए और क्या किए गए, संसाधनों का जो समस्या आई वो किस प्रकार, सतत और पोषणीय विकास। अब संसाधन का डियर फ्रेंड्स यूज तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, उसके बिना हमारा विकास भी नहीं होगा और नहीं चल पाएगा। तो हमें ऐसा एक निश्चित नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों का यूज तो करिए, जैसे हमने यदि एक पेड़ काटा है तो उसके बदले में आप 2 पेड़ लगाइए ना, तो क्या हानि पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। एक पेड़ काटिए, 2 पेड़ लगाइए डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें एक नियोजन बनाना है, एक आवश्यकताओं की कितने में पूर्ति हो जाएगी। एक्स्ट्रा संसाधन मत यूज करिए, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करिए, क्योंकि फिर भुगतना हमको ही पड़ेगा। देखिए संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता। अब डियर फ्रेंड्स, नियोजन बहुत 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 ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में आप देख लीजिए, आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, यदि आप टाइम टेबल बना करके एक निश्चित अनुशासन के साथ पढ़ने बैठते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उस पढ़ाई का मतलब कुछ अलग होगा। और यदि अपन ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हैं कभी भी, तो हमने देखा हमने आधा घंटा पढ़ लिया और हमने सोचा नहीं हम 1 घंटा पढ़ लिए, हो गया इतना काफ़ी है। और हो जाता है डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमें 11 बजे बैठना था, हम 12 बजे बैठ जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है, और हमारा जंग की तरह हमारा टाइम खपता रहता है। और डियर फ्रेंड्स, यदि हमने टाइम टेबल बना लिया तो हमें पता होता है कि हमारा कितना टाइम लॉस हुआ, और हमें कल इसलिए ज़्यादा पढ़ना है पड़ेगा, हमने इतना टाइम वेस्ट किया है। तो इसीलिए कुछ भी काम करिए कि हमें 1 बजे से 2 बजे तक बैठना है, 2 से 3 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर अनुशासन और नियोजन के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से काम होता है। इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स, संसाधनों का यूज करने के लिए भी हमें योजना बनानी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा यूज किया है संसाधनों का, और हम उसका दुरुपयोग करते जाते हैं डेली करके, जब डियर फ्रेंड्स बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इतना ज़्यादा हम यूज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला देते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, योजना के साथ
कोई भी काम करिए योजना के साथ करिए तो ही आप सफल हो पाएंगे। देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि हम देखते हैं सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं। हम देखते हैं कहीं पे डियर फ्रेंड्स कोई संसाधन उपलब्ध है, कोई धातु उपलब्ध है, तो कहीं पे कोई धातु। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे लोहा यदि उपलब्ध है तो किसी देश में कहीं कुछ की कमी है, तो कहीं पे चांदी उपलब्ध है तो किसी देश में नहीं है। और हम यदि मेंटेन नियोजन के साथ यूज करते हैं उन चीज़ों को तो सबको यूज करने को भी मिल जाएगी। हम उन देश का यूज कर पाएंगे, वो हमारा यूज कर पाएंगे और हम भविष्य की पीढ़ी को भी बचा पाएंगे। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे अच्छा उपलब्ध है सोना तो हमने भरपूर यूज किया, उसी का सब कुछ किया। अब डियर फ्रेंड जहाँ पे नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, और करने के साथ साथ हमने तो यहाँ पे था तो हमने अच्छा किया और भविष्य की पीढ़ी के लिए सोचा भी नहीं कि और फिर जब हमारा खत्म हो गया तो क्या हम दूसरे देश से मंगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां तो है ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, एक नियोजन बना के कि इतना ही संसाधन है, हमें कैसे यूज करना है, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ही हम उसको बचा पाएंगे। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहीं पे कुल संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं पे कुछ संसाधन नहीं पाए जाते हैं। यदि संसाधनों का नियोजन पर नजर डाला गया और जहाँ पर उपलब्ध नहीं है यदि संसाधन, तो उनको नियोजित करना होगा। कुछ स्थान पर लोगों का वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं संसाधन और कहीं पे अत्यधिक उपलब्ध होते हैं। तो संसाधनों उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है, जो कि देखिए फ्रेंड्स, संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन के विभिन्न चरण देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर जिससे हम संसाधनों को बचा पाएँ एक अच्छे से। तो डियर फ्रेंड्स, संसाधन नियोजन में हमें देखना होगा कि संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना होगा। जो संसाधन विकास योजना, हम कितना संसाधनों का विकास कर रहे हैं, और डियर फ्रेंड्स राष्ट्र का विकास कितना कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र की विकास की योजना और संसाधनों की विकास की योजना एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम राष्ट्रीय विकास की योजना बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय विकास में तभी होगा जब हम संसाधनों का यूज करेंगे, और संसाधनों को हमें देखना होगा ना कि कितने संसाधन हैं, क्या उनका विकास हो रहा है ना। तो डियर फ्रेंड्स, उनमें समन्वय, तालमेल बिठाना, संतुलित बिठाना कि डियर फ्रेंड्स हम इतने संसाधनों का यूज करेंगे, ये वाली विकास की योजना बनाए हैं और इतनी ही योजना बनाएंगे जितने कि हमें संसाधन यूज करना है। ये नहीं कि हमने एक्स्ट्रा कर लिए, और हमने कितने संसाधनों को हमने बढ़ाया है उसके अनुसार हम राष्ट्र का विकास करेंगे, उतना यूज करेंगे संसाधनों का। तालमेल बिठाना, ये नहीं कि हमने राष्ट्र के विकास की योजना बहुत बड़ी बना ली, इससे विकास की योजना तो बना ली, इससे बहुत सारे संसाधन लगना है जितना हमने विकास नहीं किया है, तो फिर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यही लिखा है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बिठाना। इसके बाद देखिए, देश के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों की पहचान करना। अब कहाँ पे संसाधन कौन सा है, कहाँ नहीं है, हमें ये देखना। दूसरी योजना ये है, हो सकता है कहीं पे वो संसाधन बहुत ज़्यादा हो और कहीं पे बिल्कुल भी ना हो, तो कुछ लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारे संसाधनों को फेंक रहे हो, और कुछ लोग डियर फ्रेंड्स तरस रहे हो यूज करने का। जैसे यहाँ पर जैसे हम झारखंड के इलाका देखें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन है। कौन से धातु संसाधन बहुत ज़्यादा है, पाई जाती है। नागपुर का पठार है, तो रूट कहा जाता है नागपुर पठार को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम संसाधन का भरपूर यूज करे जा रहे हैं, और दूसरे देशों में जैसे जम्मू कश्मीर और जगह पर वो संसाधन है ही नहीं। तो हमें तालमेल बिठाना होगा ना, हमें अपनी चीज़ वहाँ देना, वहाँ की लेना, और या फिर हम ज़्यादा यूज ना करें, ऐसा बिठाएं तालमेल, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी में बच सके। क्योंकि हमने यहाँ पे था तो हमने अच्छा यूज किया, और यहाँ तो था ही नहीं, अब यहाँ का ख़त्म हो गया तो यहाँ से तो मिलने वाला नहीं है, भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या बचाएंगे। तो हमें तालमेल बिठाना। तो देश के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों की पहचान करना। इसके बाद क्षेत्रीय गुणवत्ता और मानचित्र संसाधनों की गुणवत्ता को मापना। हमारे आसपास में कौन कौन से संसाधन हैं, जैसे कि डियर फ्रेंड्स वन है, तो वनों का हम देखते हैं, वो वन भी एक संसाधन है। तो कहीं पर ज़्यादा वन है, कहीं पे नहीं है, तो हम देखते हैं कहीं पे लकड़ी ढेर सारी जलाते जाते और कहीं पे मतलब कि कहीं ताप विद्युत बनाते, कहीं कुछ करते हो, कहीं पे डियर फ्रेंड्स जलाने के लिए नहीं। तो हमें ये सब गुणवत्ता देखना, कहाँ पे कितनी लकड़ी है, कितना कौन सा संसाधन है, सोना चांदी में कितनी गुणवत्ता कहाँ वाले में है, कहाँ पे नहीं है, कहीं पे ऐसे ही पाए जाते हैं। तो ये सभी का नियोजन बनाना। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा बनाना।
संसाधन की योजनाएं बनाना और उनको लागू करना, जिससे हम संसाधनों को बढ़ा सकें, है ना। उपयुक्त प्रौद्योगिकी लाना, संस्थागत नियोजन ढांचा बनाना, वहाँ पे कोई संस्था खोलना है, संस्था के साथ साथ वो संस्था काम करे उस पर, जिससे कि संसाधनों का विकास हो सके। जैसे हमारे यहाँ पे कितनी 33% वन को एक निश्चित गोल बनाया गया है कि 33% वन होना चाहिए, जबकि हैं कितने 21%, 24%। तो डियर फ्रेंड्स 33% तो वो संस्था को काम करवाना चाहिए, बहुत सारे वन लगाए गए, है ना, उसके अपेक्षा कट जाते हैं वन। तो डियर फ्रेंड्स जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा लगाना होगा। तो ये होते हैं योजनाएं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, ये भी क्या है, संसाधन है, वन है, जल है। इतना जल प्रदूषण ना फैलाएं, तो प्रदूषण उतना ही फैलाएं जितना कि हम उस पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएँ, कर लिए, है ना। जैसे हमने 2 पेड़ लगाए हैं तो एक काट सकते हैं, लेकिन आप 4 तो नहीं काट सकते ना, जिससे कि हमारा मेंटेन बना रहे, हमारा विकास भी ना रुके और हमारा संसाधन भी नष्ट ना हो आने वाली पीढ़ी के लिए। तो यही सब तालमेल बिठाना ये नियोजन कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यदि याद आता है क्वेश्चन पेपर में तो आप लिख सकते हैं क्या, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बिठाना, राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में देखना, संसाधनों की पहचान करना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र और गुणवत्ता देखना संसाधनों की, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत ढांचा बनाना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये याद हो गए होंगे। चलिए आगे चलते। देखिए लिखा हुआ है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। आखिर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कारण क्या है। ये तो वही बात हुई ना फ्रेंड्स, हमने रामायण तो पूरी कह ली, लास्ट में हमें ये पता नहीं था रावण अच्छा था कि राम अच्छा था, दोनों में डिफरेंस ही पता नहीं है। अब संसाधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी आप ही बताइए। तो डियर फ्रेंड्स संसाधन हमारी आवश्यकताओं को, हम 5 पॉइंट बताएंगे, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं पहले नंबर, और इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। कोई भी संसाधन हो, देखिए जैसे हमने लोहा एक संसाधन है, धातु है ना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम पेंट करते हैं, संरक्षण करते हैं, है ना। तो सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे पेड़ पौधे भी क्या है, संसाधन है, हम उनकी सुरक्षा करते हैं। जल क्या है, संसाधन है, इसलिए सुरक्षा करते हैं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, प्रदूषित ना हो। तो क्योंकि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है पहले नंबर, और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी, देश की रक्षा संसाधनों के लिए आवश्यक है। रक्षा संसाधन क्या हुए, जैसे हम हथियार बनाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो संसाधन लगते हैं कि नहीं लगते। जैसे बंदूक बना रहे हैं तो उसमें लोहा और विभिन्न प्रकार के रेडियस ये सभी मिलाए जाते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स इन सबकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता है ना। कुछ नहीं तो दरवाजे बनाते हैं तो वो भी संसाधन लगते हैं, उसमें बाउंड्री बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने 3 पॉइंट बताए। अब चौथा पॉइंट, कंपनियों के विकास के लिए भी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि संसाधन के बिन चल पाए। जैसे जल विद्युत है ना, ताप विद्युत की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, साथ में ईंधन की जरूरत पड़ती है, ये सभी कंपनी, और लोहा की पड़ती है, विभिन्न प्रकार की धातुओं की पड़ती है। तो इस कंपनियों के विकास के लिए इन सभी जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता, और यदि यह खत्म हो गया तो कंपनियों का काम ही रुक जाएगा। तो इस सब के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन यदि आपको चलाना है, 5वां है परिवहन के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी परिवहन हम चला रहे हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं या एरोप्लेन चला रहे हैं, तो डियर फ्रेंड इस सभी के लिए भी संसाधन चाहिए होता है, तभी बनेंगे ना। धातु से बनते हैं सभी, एरोप्लेन हो या फिर कुछ भी हो, रेलगाड़ी हो। इसके बाद संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी संसाधन है, जब तक संसाधन नहीं होंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या विकास हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, नॉट इम्पॉसिबल डियर फ्रेंड्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का अधिक उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, और इस समस्याओं के बचने के लिए संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स क्यों है संरक्षण की आवश्यकता, कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक, समाज में आर्थिक रूप से पैसों संबंधित, और पर्यावरण में सामाजिक आर्थिक पर्यावरणिक
समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसीलिए इन समस्याओं के बचने के लिए हमें संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे वो जल विद्युत हो, चाहे पवन हो, चाहे वायु हो, चाहे डियर फ्रेंड्स वन हो, सभी के संरक्षण की आवश्यकता है। नहीं वरना हमें समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और इस पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। जो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको संरक्षण अब समझ में आ गया होगा। हमने कौन कौन से देखे। एक तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसीलिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें संरक्षण करना पड़ता है। देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बाद हमने देखा था कंपनियों के विकास के लिए, उद्योग धंधों के लिए विकास के लिए यदि ये नहीं होंगे तो इनका विकास रुक जाएगा। परिवहन के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई भी हो। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक समस्या से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखिए, संसाधनों में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का महत्व। आखिर संसाधन जो हैं उनमें प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स, किसी भी देश में यदि हम देखते हैं विकास में संसाधन तभी योगदान दे पाते हैं जब उसको प्रौद्योगिकी और विकास में परिवर्तन किया जाता है संसाधन के रूप में। जैसे डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी लोहा है कि चट्टान है, ये लोहा ऐसे डला है तो क्या इसका यूज हो पाएगा? नहीं। जब तक इसको प्रौद्योगिकी के रूप में इसका परिष्करण नहीं करेंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे, इसको संसाधन के रूप में नहीं बदलेंगे, जब डियर फ्रेंड्स इस लोहे की क्या बनाएंगे, हम कार बनाएंगे, तभी तो उसको योगदान देगी। वरना क्या डियर फ्रेंड्स, बिना प्रौद्योगिकी के कार नहीं बनाई, ऐसे लोहा था, हम लिए रहते हैं लोहा, तो क्या वो हमको सहूलियत देगा? नहीं, फिर तो वो हमारा बोझ बना रहेगा, है ना। तो संसाधनों में प्रौद्योगिकी का इतना ज़्यादा रोल है, तभी वो योगदान दे पाते हैं संसाधन, जब हम उसको अपने यूज करने के लायक बनाते हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा, है ना, विज्ञान के द्वारा। यदि कोई भी देश या राज्य में संसाधन समृद्ध है परंतु वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है तो वह संसाधन विकास में योगदान नहीं दे पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यही बताया गया कि वहाँ पे यदि किसी भी देश में संसाधन बहुत ज़्यादा है और यदि वहाँ पे प्रौद्योगिकी नहीं है, उसको अपन नहीं बदल पा रहे हैं संसाधन के रूप में फ्रेंड्स, तो क्या वो योगदान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। जैसे डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे किसका धातुओं का मतलब बहुत ज़्यादा धातुएं पाई जाती हैं। झारखंड को रूर बोला जाता है ना। नागपुर का पठार हुआ, जागपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पे अच्छे संसाधन हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स हम यूज नहीं, यदि प्रौद्योगिकी नहीं है तो हम उसका यूज नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करें भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन आप तो जानते होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा एक पग चलना मुश्किल है ना। इसमें बहुत सारे संसाधन भी मिले होते हैं भू संसाधन में। जैसे हम देखते हैं हमारा मानव संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ये सभी क्या है, इसमें इसी के बिना ये होंगे ही नहीं। संचार व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की, प्राकृतिक या मानवीय, तो बहुत सारे संसाधन इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बात देखते हैं, देखिए पढ़ते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होते हैं। कोई बहुत सारे संसाधन, जैसे हम देखते हैं एनवायरमेंटल में, भूमि में एक ऐसा संसाधन है जिसमें बहुत सारे संसाधन भी आधारित हैं, है ना, उसके बिना नहीं चल सकता। इसके बाद देखें डियर फ्रेंड्स, भूमि एक सीमित संसाधन है। कैसे? जैसे हम देखते हैं हमारी पृथ्वी वाटर की अपेक्षा तीन हिस्से पर डियर फ्रेंड्स वाटर है और एक हिस्से पर हमारी पृथ्वी है, 1/3 है ना। तो ये है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है और तो ये संसाधन क्या है, हमारा एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसको हम योजनाबद्ध तरीके से यूज करना चाहिए। इसके बाद यदि भारत की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो भारत में तो और भी कम है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 87,08,763 की समथिंग है ना। भारत में भूमि संसाधन की बात करें और उस पर भी डियर फ्रेंड्स, उस भूमि में हम देखते हैं इनको 3 भागों में बांट सकते हैं अपनी भारत की भूमि को। इस पर मैदान भी हैं कुछ क्षेत्र में, कुछ में पर्वत हैं, कुछ पठार हैं। जैसे मैदान की बात करें तो 43% पर मैदान है। आप देख रहे हैं इतने, अपनी पृथ्वी का यदि ये है हमारी भारत की पृथ्वी, तो इसका 43% भाग पर क्या है, मैदान है। पर्वत की बात करें तो इसका 30% भाग पर्वतों से घिरा हुआ है।
पठार की बात करें तो 27% भाग पर क्या है डियर फ्रेंड्स, पठार पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी के भू संसाधन में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1960 और 1961 के दशक में भूमि को किस प्रकार बांटा गया था, किस किस चीज़ों के लिए, और अभी वर्तमान में 2014-15 में किस प्रकार बांटा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहले की बात करें 1960 में जो वन थे डियर फ्रेंड्स, वो कितने थे, 18% थे, ठीक है ना। अभी की बात करें तो अभी 23% वन हो गए हैं, एरिया बढ़ा हुआ है। बंजर भूमि की बात करें तो पहले 18% थे, लेकिन अब कितनी बची है, 5%। मतलब बंजर भूमि, पहले ज़्यादा लोग फालतू में फेंके रहते थे भूमि को, और जो खराब भूमि थी अब उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उपजाऊ योग्य बना रहे हैं, है ना, 5% बची है। गैर कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त क्षेत्र जो थे वो कितने थे, 4% थे, लेकिन अभी हम देखते हैं तो वो कितने हैं, 8% हो गए हैं, है ना। तो अब ज़्यादातर उद्योग धंधों में लग रहे हैं लोग, इसी प्रकार बटा हुआ था, आप देख सकते हैं वर्तमानी परत में। हाँ, अभी वर्तमान प्रति भूमि जो कितनी है, तो वो 4.9% है, लेकिन पहले कितनी थी, 3.73% थी। विविध वृक्षों के लिए छोड़ी गई भूमि उपवनों के अंतर्गत पहले कितनी थी, तो पहले विविध अलग अलग वृक्ष फसलों उपवनों के लिए छोड़ी गई भूमि रहती थी, वो 1% रहती थी, लेकिन अभी भी 1% ही है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार भूमि का क्या था, डिवाइडेशन था। बोया हुआ शुद्ध निमल क्षेत्र जो था, तो पहले आप देख रहे हैं 46% था, लेकिन अब 45% ही बचा है जो कि भूमि बोती है। चलिए आप आगे चलते हैं। देखिए, भारत में भू उपयोग के आधार पर प्रारूप किस प्रकार हम बांट सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा है हमने। उपयोग के आधार पर भारत में भूमि को, एक देखिए भौतिक कारक है इसके बांटने के, कुछ मानवीय कारक है। तो भौतिक कारक में जैसे आ जाएगा, भू आकृति के आधार पर हमने भूमि को बांटा है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। वहाँ की जलवायु कैसी है हम देखते हैं, उसके आधार पर बांटते हैं। वहाँ की ठंडी जलवायु कहें कि गर्म जलवायु है, उसके आधार पर भौतिक कारक में। और मृदा के प्रकार के आधार पर, अब कहीं की मृदा काली है, तो कहीं जलोढ़ मृदा है, तो कहीं पर्वतीय है, तो डियर फ्रेंड विभिन्न प्रकार, मरुस्थलीय है, विभिन्न प्रकार की मृदा के आधार पर भी हमने भूमि को बांटा हुआ है। एक तो आकृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, और मृदा के प्रकार के आधार पर। ये हुआ भौतिक कारक के आधार पर भूमि का प्रारूप, उपयोगी आधार पर। इसके बाद देखिए मानवीय कारक। मानवीय कारक हैं भूमि के उपयोग के लिए। तो मानवीय कारक जैसे हम जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं। हम देखते हैं जनसंख्या की घनत्व के आधार पर, कहीं कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या है तो उस प्रकार उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व। प्रौद्योगिकी कहीं कहीं ज़्यादा है, किसी हम देखते हैं भूमि में वहाँ पे ज़्यादा उद्योग धंधे चल रहे हैं। वहाँ की कहीं कहीं भूमि हम देखते हैं पृथ्वी में एक साइड, जैसे हम तमिलनाडु साइड का एरिया देखें तो वहाँ पे तेलुगु भाषा चलती है और विभिन्न प्रकार की परंपराएं चलती हैं, है ना। और हम देखें तो हम केरल का देखें या महाराष्ट्र की देखें तो प्रौद्योगिकी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, महाराष्ट्र में संस्कृतियाँ अच्छी हैं। जैसे पंजाब की देखें तो वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है ना। जनसंख्या घनत्व तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, हम देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने भारत में भूमि के प्रारूप के आधार, उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार की भूमि को बांटा हुआ है। दो प्रकार से बांटा, भौतिक आधार पर और मानवीय आधार पर। भौतिक आधार पर हम भूमि के प्रकार देखा हमने, तो एक तो हमने भू आकृति के आधार पर, कहीं पे ऊबड़ है, कहीं खावर है, कहीं पे कैसी भूमि है, उसके आधार पर बांटा। जलवायु, कहीं की शुष्क जलवायु है तो कहीं की हम देखते हैं शीतोष्ण जलवायु है। मृदा के आधार पर विभिन्न प्रकार की मृदा होती हैं। मानवीय कारक के आधार पर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व तो कहीं का ज़्यादा है, कहीं कम है। कहीं पे प्रौद्योगिकी क्षमता ज़्यादा है, मतलब हम देखते हैं महाराष्ट्र साइड की भूमि जो है वहाँ पे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी उन्नति कर रही है, संस्कृति परंपराओं के आधार पर भी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की बात करें तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है डियर फ्रेंड्स, 32,08,263 है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं 93% भूमि के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वी प्रांत असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत की जो 100% भूमि है उसमें हम देख रहे हैं 93% के ही हमें आंकड़े मिलते हैं।
क्योंकि हम देख रहे हैं असम को छोड़कर अन्य सूचित प्रांत है जो और पूर्वी प्रांत है वहाँ के कोई आंकड़े नहीं हैं। जैसे हम देखें जम्मू कश्मीर में, है ना, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर की देखें या पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के द्वारा चीन अधिकृत क्षेत्र है उसके आंकड़े हमें नहीं मिलेंगे। तो 93% ही, जो 32 लाख है उसमें 93% ही आंकड़े हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे चीन पीओके है, पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ना, तो सर्वेक्षण के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया जाता है वहाँ का। देखिए, अब बात करें हमारे लिए भूमि कितनी इम्पोर्टेंट है, किस आधार पर बांट सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। आखिर भूमि का निम्नीकरण कैसे हो जाता है? भूमि हमें ज़रूरी है, इसको हमें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। निम्नीकरण होना मतलब भूमि का क्षय होना, बंजर भूमि होना, अपरदित भूमि होना, तो उसको निम्नीकरण कहते हैं। और उसको कैसे रोका जा सकता है? भूमि का नष्ट होने से, खराब होने से बचाया जा सकता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ मानव क्रियाओं के द्वारा, जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन के कारण निम्नीकरण से भूमि का क्षरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। मतलब कि जैसे हम देखते हैं, हम अत्यधिक पशुओं को कहीं पे चला जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं पशु, तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर उनकी खुर के कारण वहाँ की भूमि खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऊपरी परत, और ऊपरी परत नष्ट होने से ही क्या होता है, भूमि वही तो उपजाऊ होती है ना, और वही नष्ट हो जाती है तो उबड़ खाबड़ हो जाती है, उधर जाती है डियर फ्रेंड्स। तो अति पशुचारण के कारण, कभी अत्यधिक वनों की कटाई के कारण वहाँ की भूमि भी वनोन्मूलन के कारण, खनन के कारण, अत्यधिक खनन होता है तो हम देखते हैं उसे खनन के द्वारा जैसे खदानें बनाई जाती हैं, वहाँ पे डियर फ्रेंड्स लोहा निकाला जाता है या फिर चट्टानें या फिर पत्थर निकाला जाता है, तो आसपास के इलाके डरे रहते हैं, वो पत्थर ऊपर आते हैं, तो खनन के कारण वहाँ की ऊपरी परत चली जाती है और लोहा वगैरह, रेडियस वगैरह जो निकलते हैं, तो वहाँ की भूमि आसपास की खराब हो जाती है, निम्नीकरण होता रहता है। तो इन सभी के रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे हमने देखा कि इसका जस्ट उल्टा कर दो, वनोन्मूलन देखा कि वनों की अत्यधिक कटाई के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है, तो वनारोपण करिए आप, है ना, जिससे कि वहाँ पे वनारोपण के द्वारा हम देखते हैं वहाँ पे पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरने के कारण वो खाद के रूप में बन जाते हैं, डगड़ी गिरती हैं, पत्ते गिरते हैं विभिन्न प्रकार के, तो वो जैविक खाद बन जाती है, जिससे कि क्या होता है, वनारोपण के कारण वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है। और हम वनों को काटते जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ से खाद बनेगी, कहाँ से मिलेगा, वहाँ की भूमि तो बंजर होनी ही है ना। तो वनारोपण के द्वारा, चारागाहों को उचित प्रबंधन के द्वारा हम वनों की निम्नीकरण से रोक सकते हैं। मतलब हमने देखा था इसका उल्टा कि वन का निम्नीकरण कैसे होता है, अति पशुचारण को देखा था, अत्यधिक पशुओं को चराते हैं तो अब आप अलग से स्थान बना दीजिए ना पशुओं का चरने का, उचित प्रबंध कर दीजिए, तो वो कैसे वहाँ जाएंगे नहीं चरने, तो फिर बाद में क्यों वहाँ पे भूमि नष्ट तो हो ही नहीं सकती है ना। पशुचारण में नियंत्रण करके, वही लिखा हुआ है, रेतीले टीले और कांटेदार झाड़ुओं द्वारा स्थिरीकरण का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। जहाँ पर रेतीले टीले हैं, रेत के कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनका आप स्थिरीकरण कर दीजिए, वहाँ पे सही से काट के अलग कर दीजिए और उस भूमि को कृषि योग्य बनाइए, है ना। खनन पर नियंत्रण करिए, जो हमने देखा अत्यधिक खनन के कारण भी भूमि बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस पर भी एक निश्चित टाइम पे और एक निश्चित जगह पे खनन कीजिए, है ना। ऐसे नियंत्रण रखिए, ये नहीं कि बस चाहे जहाँ लगा खनन करने लगे आप। मृदा हाँ, तो ये रहे डियर फ्रेंड्स हमारे क्या भूमि के निम्नीकरण को रोकने के उपाय। कौन कौन से देखे हमने? वनारोपण देखा, चारागाहों का उचित प्रबंधन देखा, पशुचारण पर नियंत्रण कीजिए, खनन की नियंत्रण रखिए, खनन पर नियंत्रण, और रेतीले टीलों और कांटेदार झाड़ियों का स्थिरीकरण करना। तो हमने क्या क्या देखा, इन 3 चीज़ों को याद रखिए आप। देखिए, वनारोपण, चारागाह, उचित प्रबंधन, पशुचारण, और फिर बस याद हो गए, वनारोपण, चारागाहों में उचित प्रबंधन करिए और पशुचारण पर नियंत्रण रखिए। इन 3 चीज़ों से हम रोक सकते हैं निम्नीकरण का। अब दो और कर लीजिए, रेतीले टीले और कांटेदार झाड़ियों का स्थिरीकरण करना, खनन नियंत्रण। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद हुए क्या? पहला हमने क्या देखा, अति पशुचारण को वनारोपण करना। दूसरा हमने क्या देखा, पशुचारण पर नियंत्रण करना। तीसरा हमने क्या देखा,
तीसरा हमने देखा पशुचारण पर खनन पर नियंत्रण करना, खनन रेतीली टीके कांटेदार झाड़ियों को नियंत्रण करना। और एक और हमने एक भूल रहे हैं अपन, वो कौन सा है, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना। क्लियर नहीं हुए याद? वनारोपण करना, चारागाहों को उचित प्रबंधन करना, पशुचारण के नियंत्रण करना, खनन पर नियंत्रण करना, रेतीले टीलों पर झाड़ियों पर स्थिरीकरण करना। हो गए क्लियर? आई होप डियर फ्रेंड्स आपको याद हो गए होंगे। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि हम भूमि निम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं, उपाय क्या है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बताते हैं मृदा संसाधन के बारे में। मृदा भी क्या है, एक संसाधन है जिसका हम बहुत सी चीज़ें जिसमें बोते हैं। बुनी होगी मृदा। मृदा किसको कहते हैं? ऊपरी परत को मिट्टी की, है ना। जो भूमि होती है उसकी ऊपरी परत को, क्योंकि हम ऊपरी परत में ही उपजाऊ होती है उसको बोते हैं। नीचे तो हम देखते हैं कहीं चट्टान, कहीं कुछ, उसमें तो बो नहीं सकते। तो फ्रेंड्स यह खराब भी हो जाती है, अनुपजाऊ भी हो जाती है, तो और यह उपजाऊ भी हो जाती है। तो यह नवीकरणीय है। इसमें खादार डालते हैं, जैसे ही हम देखते हैं बहुत साल तक डली रहती है कुछ भूमि, तो वो ऑटोमेटिकली उपजाऊ हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं, उससे कचरा वगैरह गिरता है, जो जैव खाद होती है उससे वो क्या हो जाती है, फिर पुनः उपजाऊ बन जाती है। तो यही लिखा है कि मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। एक बार यूज कर लेने के बाद ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, बल्कि पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था वन के बारे में, नवीकरणीय है ये। यह पौधों के जो मृदा है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार का जीवनों का पोषण करती है। तो डियर फ्रेंड्स यही मृदा है जिसके कारण हम देखते हैं वन संसाधन हो चाहे वन्य जीव संसाधन हो, सभी का विकास करती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। बिना इसके डियर फ्रेंड्स लाइफ इम्पॉसिबल है। सभी का पोषण करने में की क्षमता रखती है। रिसोर्सेस है, ये संसाधन है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ये नहीं होगी तो क्या पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम होंगे, क्या खाएंगे हम, है ना, और क्या जीव जंतु खाएंगे। अब चलिए डियर फ्रेंड्स मृदा का वर्गीकरण करते हैं। मृदा को कई प्रकार की होती है, यह मृदा एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे मृदा को बनने की प्रक्रिया पर निर्धारित करते हैं इनका वर्गीकरण। हम देखते हैं ऐसे कई तत्व हैं, जैसे हम देखते हैं उनकी रंग के आधार पर बांट सकते हैं। कुछ लाल मिट्टी होती हैं, तो कुछ लाल मृदा, तो कुछ पीली मृदा, तो कुछ हम देखते हैं काली जलोढ़ मृदा। तो रंग के आधार पर भी बांट सकते हैं, गहराई और गठन के आधार पर बांट सकते हैं। कुछ हम देखते हैं पपड़ी टाइप की निकलती है मृदा, है ना, वो कुछ रेतीली होती है, तो ये होता है गठन। आयु और रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। कुछ में हम देखते हैं रासायनिकता, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है। भौतिक गुण पाए जाते हैं, किसी में पोटास फास्फोरस, जैसे जलोढ़ मृदा है पोटास फास्फोरस पाया जाता है। जबकि हम देखते हैं काली मृदा में मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना, और मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं। तो रासायनिक आधार पर इस आधार पर डियर फ्रेंड्स मृदा को बांटा गया है। तो मृदा को किन किन आधार पर बांट सकते हैं? उनके आकार के आधार पर, गठन के आधार पर, गहराई के आधार पर, रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर, विभिन्न गुणों के आधार पर बांटा जा सकता है। चलिए एक एक से मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मृदा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहले मृदा को यदि हम बांटें डियर फ्रेंड्स, तो हम बांटें तो कलर के आधार पर, तो पहला तो हम देखते हैं काली मृदा होती है, दूसरी जलोढ़ मृदा होती है। सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पाई जाने वाली मृदा है तो वो है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। दूसरी काली मृदा, लाल पीली मिट्टी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और होती है वन मृदा, पर्वतीय मृदा, लैटेराइट मृदा। हो गई 6। हाँ, तो इनको अलग अलग कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है, सबके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा आखिर पाई कहाँ जाती है? तो हमारे जलोढ़ मृदा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है नदियों के द्वारा, उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यह अत्यधिक उर्वरक शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की परत को बहा कर लाएगी, और जब बहा कर लाएगी डियर फ्रेंड्स ऊपरी परत को, और जहाँ भी जमेगी ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है मिट्टी की। तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? अब डियर फ्रेंड्स आप ही सोच सकते हैं कि ज़्यादातर नदियों का यहीं से आगमन होता है ना, ये वाले क्षेत्र से। तो डियर फ्रेंड्स इस वाले उत्तरी इलाके में, अत्यंत संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी है। और पाई जाती है कहाँ पे, यहाँ ये रहा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हम कृष्ण नदी, गोदावरी नदी वगैरह निकलती हैं, यहाँ पे जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वाले इलाके में, ए वाले इलाके और ए वाले इलाके में जलोढ़ मृदा अत्यधिक देखने को मिलती है। अब जलोढ़ मृदा की बात करें तो आखिर जलोढ़ मृदा में डियर फ्रेंड्स कौन कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, पोटास, फास्फोरस और चूना की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पे गेहूँ, चावल की वगैरह की फसलें आसानी से की जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही लिखा है कि इस वाली फसल गन्ने, चावल, गेहूं, अनाज, दलहन आदि की खेती के लिए यह मृदा बहुत उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं काली मृदा की। तो हमने अभी क्या देखा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में हमने क्या क्या देखा, जल्दी से क्योंकि रिवीजन कीजिए। ये उत्तरी भारत में पाई जाती है और पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। और साथ में हमने क्या देखा, पोटास, फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। फसलों में देखा, फसल में कौन कौन सी फसल, गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, दलहन आदि की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। क्लियर हुआ जलोढ़ मृदा? 4 चीज़ें कौन कौन सी, उत्तरी दक्षिणी उत्तरी मैदान पर, पूर्वी तटीय मैदान पर, और ये फास्फोरस, पोटास की मात्रा पाई जाती है। गेहूँ, चावल, गन्ने की कृषि, दलहन की कृषि की जाती है। देखिए काली मृदा, काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है और काली मृदा कैसे बनती है? अभी तो हमने जलोढ़ मृदा के बारे में बताया था कि बहाकर लाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रही हमारी काली मृदा। और काली मृदा बनती है किससे, आग्नेय चट्टान, मतलब कि जैसे ही लावा वगैरह ज्वालामुखी आते हैं, फटते हैं, बहुत साल बाद डियर फ्रेंड्स जब वो ठंडे हो जाते हैं तो काली मृदा में तब्दील हो जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे है, ज़्यादातर हम देखते हैं यहीं पे हमारा, ये रही हमारी काली मृदा। इस वाले पठार में देखिए, ये हमारा महाराष्ट्र वाला इलाका है, मध्य प्रदेश वाला इलाका है, गुजरात वाला इलाका है। ये आपको काली मृदा दिख रही है। तो इस वाले इलाके में पाई जाती है हमारी काली मृदा। कहाँ पे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, ये रहा गुजरात, इस बार सौराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आखिर इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ठीक है। कैल्शियम, का से काली, का से कैल्शियम, का से कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास पाया जाता है। खेती किसकी की जाती है? तो डियर फ्रेंड्स, खेती इसमें कपास की जाती है। का से कपास, का से काली, का से कैल्शियम, का से कार्बोनेट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हम विश्वास है हमें। और कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले इलाके में पाई जाती है। इसको फ्रेंड्स रेंगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेंगुर। कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए हम देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सूती मिल है, और कहाँ पे देखते हैं हम, गुजरात में, है ना, ये तो फेमस ही है। इसके बाद देखिए, इन मृदाओं का रंग काला होता है, रेंगुर मृदा भी कहलाते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पत्थर पर भी की जाती है। दक्षिणावर्ती दिशा गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक यह फैली हुई है। इसमें महीन कण और मृत्तिका होते हैं, जिससे डियर फ्रेंड पानी धारण करने की क्षमता होती है। कैल्शियम और पोटास और चूना तो पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स, काली मृदा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, याद भी होगा। तो काली मृदा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले इलाके में पाई जाती है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, कपास की खेती की जाती है। तीसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। और महीन कण होते हैं, इसमें जल धारण की क्षमता होती है। मृत्तिका के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण गोदावरी की घाटियों में भी ये मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। जलोढ़ मृदा की बात कर ली है, काली मृदा की बात कर ली है। जलोढ़ मृदा के बारे में भी हमने 3-4 चीज़ें बताई थी आपको कि कहाँ पे पाई जाती है। उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और इसमें पोटास, फास्फोरस की मात्रा होती है जलोढ़ में। और हमने एक और चीज़ देखी थी क्या, पूर्वी तटीय भागों में पाई जाती है। गन्ने, गेहूँ, चावल के लिए प्रसिद्ध है। लाल मृदा की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं लाल और पीली मृदा, यह मृदा लाल दक्कन के पठार, पूर्वी दक्षिणी हिस्से, रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश
ये वाला क्षेत्र ज़्यादा होता है। यहाँ से एकदम से हवाएं आती हैं और यहाँ पे टकराती हुई यहीं पे बारिश ज़्यादातर करवाती हैं, है ना। यह बारिश फिर यहाँ से होती है, ये बंगाल की खाड़ी से। ये रहा हमारी अरब की सागर खाड़ी। तो डियर फ्रेंड, दक्कन के पठार में दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, इस वाले दक्षिणी हिस्से में। और इसमें जो खेती की जाती है गेहूं, चावल, बाजरा आदि की। ये वाला क्षेत्र कौन सा है डियर फ्रेंड्स? ये हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छोर पश्चिमी घाट पाया जाता है। आप इस मैप में देख लीजिए। जो हमारी लाल मृदा है डियर फ्रेंड्स, लाल मृदा कहाँ पे पाई जाती है? देखिए आप, ये लाल मृदा बनी है, लाल पीली मृदा, ये रहा इसका क्षेत्र। उड़ीसा हो गया, थोड़ी सा मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, इस केरल हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा वाला क्षेत्र आपको काली ये दिख रही है ना। जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है जलोढ़ मृदा, ये पाई जाती है, ये बह करके आती है। आई होप आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। अब लाल पीली मृदा के बारे में और पढ़ लेते हैं। आग्नेय चट्टानों के द्वारा बनती है ना। दक्षिणी पठार में, दक्कन के पठार में यह उपस्थित है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा जहाँ पे बारिश कम होती है। देखिए हम ये और पढ़ लेते हैं। लाल दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्से रवेदार आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित है। लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा के दक्षिणी छोर पश्चिमी घाट पहाड़ी में पाई जाती है। आपने मैप में देख लिया है, अब थोड़ी सा हमें पढ़ना बस है, अब यहाँ पर नहीं समझाएंगे हम। देखिए इन मृदाओं को लाल कंड रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण इनका उपयोग होता, मतलब इन उपजाऊ हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। अभी हमने कौन कौन सी मृदा पढ़ ली? जलोढ़, काली, लाल पीली, सभी का क्षेत्र बता दिया है। लैटेराइट मृदा, अब देखते हैं लैटेराइट मृदा आखिर पाई कहाँ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारे दक्षिणी इलाके में पाई जाती है। दक्षिणी इलाके में कौन है? केरल है, तमिलनाडु है ना, और थोड़ी बहुत उड़ीसा और असम वाले क्षेत्र में भी है, पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये हमारी मृदा है लैटेराइट मृदा, जिससे हम ईंट वगैरह बनाते हैं। आपने देखा जो मकान बनता है उसमें ईंट लगती है, लैटेराइट मृदा होती है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे ये यहाँ पे केरल है, हम देख रहे हैं नीचे, और तमिलनाडु है। इसके बाद असम वाले इलाके में, उड़ीसा वाले इलाके में थोड़ी बहुत पाई जाती है लैटेराइट मृदा। यह उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर डियर फ्रेंड्स अत्यधिक ताप भी होता है और अत्यधिक वर्षा भी होती है। तो ये क्षेत्र हमारा केरल वाला इलाका बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं डायरेक्ट मानसून आता है यहाँ से, और यहाँ टकरा करके यहाँ की खाड़ियों से, और डियर फ्रेंड्स वर्षा होती है जोरदार। तो यहाँ पे पाई जाती है ये हमारी मृदा। असम में भी बहुत ज़्यादा, असम का हम देखते हैं मासिन राम विश्व प्रसिद्ध है वर्षा के लिए, है ना। वहाँ पे भी लैटेराइट मृदा अत्यधिक पाई जाती है। आखिर लैटेराइट मृदा में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो चावल, बाजरा, तिलहन, कपास वाली। तो ह्यूमस की मात्रा डियर फ्रेंड्स इसमें बहुत कम पाई जाती है। तो एक तो हमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी होगी खेती करने के लिए, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और बाकी ये सब रहा, ठीक है ना। अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में चावल, बाजरा, तिलहन, कपास वाली खेती की जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा आखिर पाई कहाँ जाती है? तो ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो हमारे यहाँ पे राजस्थानी लोग आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग, पता है उनका पहनने का पेशा ऐसा भी अलग होता है ना। तो ये मृदा कहाँ पे पाई जाती है डियर फ्रेंड्स? ये हमारे अफ्रीका वाले इलाके के बगल से जो लगा हुआ क्षेत्र है, ये हमारा मरुस्थल पाया जाता है यहाँ पे। ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे पाई जाती है। ये शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक होती है यहाँ पे। यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं बरस पाता है। यहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा उच्च रहता है, ज़्यादा तापमान रहता है। तो जल वाष्प दर अधिक होने के कारण मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। ह्यूमस भी कम होता है, और यहाँ पे डियर फ्रेंड जब पानी नहीं गिरेगा तो नमी कहाँ से आएगी? रूखी सूखी तो रहेगी, और फिर वो मरुस्थल बनी रहती है। क्लियर हुआ आपको? राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा है, शुष्क होती है, जलवायु उच्च तापमान होने के कारण वर्षा की कम मात्रा पाई जाती है।
कम होती है। ये मृदाएं डियर फ्रेंड्स राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, वही हमने बताया। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे खारा, जब पानी नहीं होगा तो ज़्यादातर खारापन आता है वहाँ के पानी में। देखिए नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण यहाँ की जो झील है में जल वाष्पीकृत होने के कारण नमक भी बनाया जाता है। जल वाष्पीकृत होने के कारण नमक बनाया जाता है यहाँ पे जो झील है। तो डियर फ्रेंड्स ये रहा हमारा राजस्थान, ये रही हमारी मरुस्थलीय मृदा। आई होप डियर फ्रेंड्स आपने 5 प्रकार की मृदा पढ़ ली है। अब हम 6वीं और बची है वनीय मृदा, पर्वतीय मृदा जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, नमी कम रहती है और खारापन होने के कारण यहाँ की झीलों से नमक बनाया जाता है ना। नमक सत्याग्रह हमने देखा था, तोड़ा था गुजरात में, है ना, यहाँ से शुरू हुआ था, तो यहीं था कच्छ से। देखिए अब पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स वन मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा के बारे में क्या आपने जान लिया, क्लियर हुआ आपको। पहला, यह राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ की झीलों से नमक बनाया जाता है। उच्च तापमान के कारण, कम वर्षा के कारण यहाँ में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्लियर, नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। हो गया आपको क्लियर मरुस्थलीय मृदा। चलिए अब देखते हैं पर्वतीय मृदा या फिर वनीय मृदा के बारे में। वन मृदा, तो डियर फ्रेंड्स वन कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं, वहीं की मृदा को कहा जाता है वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा। ठीक है ना, यहाँ पे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वहाँ की मृदा को। तो आखिर डियर फ्रेंड्स पाया कहाँ जाता है, ये क्षेत्र है कहाँ, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। मृदाओं के गठन में पर्वतीय मृदा पर्यावरण के अनुसार बदलाव लाती है। देखिए घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। घाटियों में हम देखें नीचे साइड ये सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढालों में इनका गठन जो होता है वो मोटे कणों के रूप में होता है। कौन सी डियर फ्रेंड्स, पर्वतीय मृदा। तो जहाँ पर हम देखते हैं इस वाले इलाके में हम देख रहे हैं पर्वतीय मृदाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। जहाँ पे डियर फ्रेंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, वहाँ पे वाले क्षेत्र में। देखिए नदियों के घाटियों के निचले, विशेषकर नदी के सोपान, जलोढ़ पंख आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स अभी हमने मृदाएं पढ़ी, कितने प्रकार की मृदा पढ़ी हमने, 6 प्रकार की। पहले हमने जलोढ़ मृदा देखा जो हमारे उत्तरी इलाके में पाई जाती है और दक्षिण के पूर्वी तटीय इलाके पे पाई जाती है, जहाँ पे गेहूं गन्ने की खेती की जाती है और क्या क्या पाया जाता है उसमें, पोटास फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा था दूसरी मृदा काली मृदा। काली मृदा का क्षेत्र हमने कौन सा बताया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा इस वाली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। इसमें पाया क्या जाता है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है, पोटास की, ये देखा हमने। इसके बाद तीसरी मृदा देखी लाल मृदा। लाल मृदा हमने देखा इसका इलाका लाल मृदा का कौन सा होता है, तो हमने बताया था ये कौन सा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड वाला इलाका, यहाँ पे हम देखते हैं अत्यधिक लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा में हमने क्या देखा था, दलहन वगैरह की खेती की जाती है, गेहूं वगैरह की खेती की जाती है। लाल मृदा ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है ना। इसके बाद हमने देखा इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, लौह तत्व की अत्यधिकता होती है। इसके बाद हमने देखा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा का क्षेत्र हमने बताया था ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है, तो वो वाला क्षेत्र है हमारा तमिलनाडु वाला इलाका, केरल वाला, असम वाला इलाका, वहाँ वर्षा भी होती है और तापमान भी उच्च होता है। लैटेराइट मृदा पाई जाती है, ईंट बनाने वाली मृदा है ना। ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है इसमें यदि ह्यूमस की मात्रा और उर्वरता बढ़ाई जाए तो ही इसका यूज किया जा सकता है। अब रेतीली मृदा है, आप ही समझ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कहाँ पाई जाती है, राजस्थान वाले इलाके में, जो कि हम देखते हैं हमारा पश्चिमी घाट वाला, पश्चिमी साइड का इलाका है ना। तो यहाँ मरुस्थलीय मृदा है, यहाँ पे ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है और ह्यूमस के साथ साथ में नमी बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है ना।
ये सब देखा। इसके बाद वनीय मृदा देखा, जहाँ पे पर्वत वन पाए जाते हैं वहाँ पे वन मृदा पाई जाएगी, है ना। और ऊपरी साइड सिल्टदार होती है और नीचे बड़े बड़े कण होते हैं, लेकिन नीचे साइड हम देखते हैं ढालों में सिल्टदार और दोमट होती है घाटी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। मृदा भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा। जहाँ पे डियर फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे जो कि विभिन्न वन्य जीवों और हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको खाने पीने को मिलता है इसी से, और साथ में ऑक्सीजन, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स ये मृदा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप तो जान चुके होंगे। और डियर फ्रेंड्स मृदा का अपरदन हो रहा है, अपरदित हो रही है, कभी प्राकृतिक कारणों से तो कभी मानवीय कारणों से, है ना। तो चलिए उन कारणों को जानते हैं कि क्यों हो रही है। अपरदित होना मतलब कि मृदा का बह करके चले जाना, मृदा का खराब होना, ये होता है अपरदन, ठीक है ना। तो देखते हैं मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारक हिमनद, पवन, जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे हम देखते हैं हवा चलती है, जो टीले होते हैं हम देखते हैं, वो टीले एकदम से हम देखते हैं जो मृदा होती है यहाँ पे खाई बन जाती है, एकदम से उड़ उड़ के जब हवा चलती है ना तो उड़ उड़ के चली जाती है और कहीं कहीं यह पहुँच जाती है तो टीले बन जाते हैं बड़े बड़े, है ना। तो पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा हम देखते हैं मृदा अपरदित हो रही है, वहाँ पे बर्फ जम जाती है। जल मृदा का अपरदन का कारण है, हम देखते हैं बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं तो बाढ़ के कारण बहते हुए मृदा चली जाती है और गड्ढा बना, कहीं कहीं तो झीला बना करके चली जाती है, इतनी ज़्यादा अपरदित हो जाती है। और वहाँ पे क्या नीचे तो फिर कंकड़ पत्थर हैं, वहाँ थोड़ी ना कृषि की जा सकती है। इसके बाद देखिए ये रहे हमारे प्राकृतिक कारक अपरदन के पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन। मानवीय कारक पढ़ें डियर फ्रेंड्स कि मानव ने क्या क्षति पहुंचाई है मृदा को, उसके बारे में। तो जीवों और जैव उन्मूलन, मतलब हम देखते हैं मृदा जो होती है डियर फ्रेंड, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जड़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं मृदा को जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। यदि पेड़ पौधे हैं डियर फ्रेंड्स तो वहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आएगी, वहाँ की मिट्टी बह करके नहीं जाएगी, है ना। और हम जैव उन्मूलन करते हैं, जैव उन्मूलन मतलब सजीवों का हनन पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, यहाँ से डियर फ्रेंड्स जीव चले जाते हैं। तो यदि हम उनको हानि पहुंचाते हैं तो फिर क्या होती है, मृदा भी बह करके चली जाती है, अपरदित हो जाती है ना। अति पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण करवाते हैं तो ऊपर की मृदा क्या हो जाती है, हम अत्यधिक वहाँ पे कहीं पशु जहाँ जाते हैं डियर फ्रेंड्स आप देखिए वहाँ की मृदा खुर के कारण, उनके जो पैर होते हैं पशुओं के बहुत ज़्यादा वो होते हैं डियर फ्रेंड्स, ठोस होते हैं, जिसके कारण वहाँ की मृदा नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, अत्यधिक पशुचारण करवाते हैं। तो खनन पर जहाँ हम देखते हैं, खनन इसका मुख्य कारण है, जहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के धातुएं निकाली जाती हैं, कुछ भी तो वहाँ रेडिएशन, वहाँ पे आसपास इलाके में क्या होती है, मृदा अपरदित होती है, फैलती हैं। वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे कुछ का खनन हो, या फिर हम देखते हैं चीपें, जब चट्टान निकाली जाती है, पत्थर निकाला जाता है, तो उसमें भी डियर फ्रेंड्स खनन के कारण आसपास की मृदा, आसपास पत्थर फैला दिया जाता है और वहाँ की मृदा एक प्रकार से नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये रहे मानवीय कारक और ये रहे हमारे प्राकृतिक कारक। चलिए अब इसका संरक्षण के उपाय भी जान लेते हैं कि क्या हम इसको बचा सकते हैं अपरदित होने से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स वही लिखा है मृदा अपरदन के कारक, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में हमने क्या देखा, पवन, हिमनदी और जल। मानवीय कारक में जैव उन्मूलन करते हैं, अति पशुचारण और निर्माण और खनन करते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदित हो रही है। अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमें सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं की मृदा डियर फ्रेंड्स बह करके जाती है तो हम उसको इस प्रकार की सीढ़ी बना सकते हैं और यहाँ पे कृषि कर सकते हैं, यहाँ पे जिससे क्या होगा, एक यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये पेड़ पौधे, इसकी जड़ें पकड़ी रहेंगी मृदा को, वो बह नहीं पाएगी। पट्टीदार भी कृषि कर सकते हैं आप, कतार बनाकर भी कृषि की जा सकती है, मतलब एक लाइन बना करके आप खेती, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए, नालियाँ टाइप की बना दी, फिर यहाँ पे बनाई और यहाँ लगा दिए, जिससे कि पट्टेदार कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना, जिससे कि मिट्टी अपरदित ना हो। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा लेसन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप अभी तक नींद नहीं आई है, आप सोए नहीं हैं तो। डियर फ्रेंड्स देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया आज। हमने पढ़ा विकास, हमने देखा किस प्रकार कर सकते हैं संसाधन, कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानवीय होते हैं। प्राकृतिक में नवीनीकृत, अनवीनीकृत, सतत प्रवाह, जैव संसाधन,
वनस्पति जीव जंतु देखा। नवीनीकृत में धातु देखा, अचक्रीय धातु देखा, चक्रीय देखा, धातु देखा, जीवाश्म ईंधन देखा। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने क्या देखा, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, संस्थाएं देखा जो कि चल रही हैं, गुणवत्ता युक्त मात्रा बना करके, क्वांटिटी में ला करके हम नया साधन बना लेते हैं, संसाधन बना लेते हैं, उसके बारे में पढ़ा। उत्पत्ति, हम संसाधनों के प्रकार के बारे में देखा तो 4 प्रकार देखा। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। विकास के आधार पर कुछ संभावनाएं हैं जो विकसित होने की, कुछ भंडार कोष है, संचित कोष के बारे में देखा। समाप्यता के आधार पर कुछ संसाधन समाप्त हो जाते हैं जो अनवीनीकृत होते हैं, और कुछ होते हैं नवीकरण संसाधन जो कि समाप्त नहीं होते हैं। स्वामित्व के आधार पर देखा, तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से देखा, जल्दी से बताइए। कुछ का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है और कुछ का सरकारी होता है, कुछ का राष्ट्रीय होता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होते हैं संसाधन। इसके बाद हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या हो जाता है, तो संसाधनों में कमी आ जाती है। जीवाश्म ईंधन का वो हम देखते हैं कि अत्यधिक प्रदूषित होता है, अत्यधिक उपयोग करते हैं तो जीवाश्म ईंधन खत्म भी हो सकते हैं। भविष्य कुछ लोगों के हाथ में चले जाते हैं इनका रोल, कुछ लोग रह ही जाते हैं, उनको यूज ही नहीं कर पाते हैं, मिलता ही नहीं है। फिर हमने देखा संसाधनों को किस प्रकार हम क्या उपाय हैं कि हम संसाधनों का बचा सकते हैं, है ना, संसाधनों को। तो एजेंडा 21 देखा हमने, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ सम्मेलन, उसमें एजेंडा 21 21 शर्तें रखी गई, घोषणा पत्र बनाया गया कि संसाधनों का सतत विकास किया जाए, पोषणीय यूज किया जाए, है ना, संसाधनों का नियोजनबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए, ये सब हमने देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार नियोजन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमें आगे सबसे पहले पता लगाना है कहाँ पे संसाधन है, कहाँ नहीं है। दूसरा हमने ये देखा कि पहचान करके उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रौद्योगिकी के माध्यम से संस्थागत नियोजन ढांचा के द्वारा उसका यूज करना है। उसका मानचित्र में देखना है कहाँ कितनी गुणवत्ता वाले संसाधन हैं, कहाँ पे नहीं है, और फिर उसका संरक्षण करना है। आखिर हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि संसाधन हमारी सीमित हैं और संसाधन के बिना हमारे जीवन मुश्किल है, आवश्यकता पड़ती है इसकी गुणवत्ता को संरक्षण बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता नष्ट हो सकती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होते हैं। कंपनियों में हम देखते हैं कोई भी उद्योग इनके बिना चल ही नहीं सकता है। ये सभी आवश्यकताएं थी हमारे संसाधन की। भूमि संसाधन देखा, भूमि संसाधन में हमने देखा पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, 43% पे क्या है डियर फ्रेंड्स, मैदान है। इसके बाद पर्वत हैं 30% पे, 27% पे पठार हैं। भूमि संसाधन का हमने उपयोग के आधार पर प्रारूप देखा, हमने देखा आकृति के आधार पर कुछ मैदान पाए जाते हैं, मृदाएं पाई जाती हैं, परंपराओं के आधार पर मानवीय कारक देखे, भौतिक कारक देखे, है ना। और क्या देखा हमने, किस प्रकार डियर फ्रेंड्स मृदा संरक्षण को, भूमि संरक्षण के निम्नीकरण को बचाया जा सकता है और किस प्रकार होती है निम्नीकरण, ये भी देखा। वनारोपण के द्वारा वन को उन्मूलन ना किया जाए, चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, पशु चारण ना करवाया जाए ज़्यादा, रेतीले टीले और कांटेदार झाड़ों का स्थिरीकरण किया जाए। मृदा के बारे में देखा, मृदा कितनी इंपॉर्टेंट है, मृदा के प्रकार देखे, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, और हमने कौन से पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और 6 देखे थे डियर फ्रेंड्स, लैटेराइट, लाल पीली मिट्टी। इन सभी के बारे में अच्छे से जिक्र कर लिया है। इसके बाद हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, मृदा अपरदन देखा, मृदा संरक्षण देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।